आर्टिकल राइटिंग की इस पूरी प्लेलिस्ट में खुश आमदीद। लास्ट वीडियोस में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं पेपर राइटिंग के हवाले से, जिसमें टाइटल सिलेक्शन है, टाइटल पेज कैसे बनाया जाता है, ऑथर लिस्ट उनकी एफिलिएशन कैसे लिखी जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या है उसको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हमने कीवर्ड्स चेक किए और उससे पिछली वीडियो में हमने हाइलाइट्स और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस किया कि ये क्या है और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। आपके सामने कुछ सैंपल हमने रखे थे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के। अगर आपने वो लास्ट वीडियो चेक नहीं की तो आई मस्ट रिकमेंड कि अगर आप पेपर राइटिंग के हवाले से कंसर्न है, इसको लिखना चाह रहे हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे अगर आपका काम है तो आप उन वीडियोज़ को लाजमी चेक कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का मेन मकसद इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना है कि इंट्रोडक्शन पार्ट रिसर्च पेपर का जो कि वेस्ट वाटर से मुतल्लिक है वो कैसे लिखा जाता है। इससे पहले एक हमने और भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने ये देखा था जो एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस से मुतल्लिक है प्लेलिस्ट, उसमें वीडियो अपलोडेड है कि इंट्रोडक्शन पार्ट को कैसे पढ़ा जाए। मीन्स टू से आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है अपने पेपर का, उसको लिखने से पहले आप डिफरेंट पेपर्स का इंट्रोडक्शन खुद समझते हो, पढ़ते हो। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपको पढ़ने का स्टाइल नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, ये पेपर में लिखनी है, या इसको लिखे बगैर गुजारा हो सकता है, या इसको लाजमी लिखना है। जब इन सब चीज़ों की नो हाउ आपको नहीं होगी, आप एक इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन रिसर्च पेपर का नहीं राइट अप कर सकते। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको लाजमी चेक कीजिएगा इंट्रोडक्शन लिखने से पहले, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी टिप्स बताई गई हैं जो किसी भी रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप वो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को लाजमी चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी प्रोवाइड कर दूंगी। जब आप उसको समझ लोगे फिर आपके लिए ये वीडियो समझना, इसको सुनना और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको समझ भी आएगी। आप विद इन अ डे अपने पेपर का रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट इजीली लिख सकते हो, आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई टेंशन नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना क्या है, कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन रिसर्च पेपर का कैसे स्टार्ट किया जाए। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन जो है, पहले जब आप किसी भी रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन समझ लोगे, उसको अच्छे से आपके माइंड में पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपने कौन सी चीज़ें राइट अप करनी है, कौन सी चीज़ें इंट्रोडक्शन में किस तरह से, अगर एक लाइन लिखी है तो उस लाइन का क्या मतलब है। तो उसके बाद आपने उस डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड करने हैं और हर पेपर के इंट्रोडक्शन को आसानी से आसान अल्फाज में अपने माइंड में उसका स्केच बनाना है कि इस पेपर के इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये पॉइंट्स कवर किए हैं। आप उनको एक जगह लिख भी सकते हो, राइट डाउन भी कर सकते हो रफ स्केच की फॉर्म में, चाहे वो हार्ड फॉर्म में हो या सॉफ्ट फॉर्म में हो। तो फिर क्या करना है, आपने जब रफ स्केच बना लेना है सारे पॉइंट्स का कि अच्छा ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में लाजमी मेंशन की हुई हैं इन्होंने, तो हमने भी इससे मुतल्लिक ही अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। तो फिर आपके लिए इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या कोई भी आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखने से डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। यूजुअली इस तरह होता है कि जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, चाहे वो नैनो कंपोजिट है, चाहे पॉलीमर है, या हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर बना रहे हो, या आपने कोई बीड्स बनाए हैं, कोई हाइड्रोजेल बनाए हैं, या आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हो, तो या आपने कोई नेचुरल प्रोडक्ट बनाई है, तो आप उस अपने स्पेसिफिक टॉपिक की इम्पोर्टेंस से टॉपिक स्टार्ट करते हो, ठीक है। या आप उसकी इम्पोर्टेंस से स्टार्ट करते हो, या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाया है किसी भी चीज़ में से, किसी भी मीडियम में से, तो आप पहले उस जिसकी प्योरीफिकेशन कर रहे हो, जिसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस से स्टार्ट लोगे कि उसका ट्रीटमेंट या उसको अगर हम फ्रेश फॉर्म में यूज़ करें तो वो क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप उसकी पोल्यूशन की तरफ आ जाएं कि लेकिन इतने मीन्स टू से फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर की प्योरीफिकेशन करवा रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो आप कहेंगे कि वाटर में इम्पोर्टेंस ये है, वाटर इसलिए यूज़ होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। उसके बाद इस तरह इम्पोर्टेंस से बात चलती चलती फिर आप यहाँ पे आ जाओगे कि लेकिन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप उन सोर्सेज की तरफ आ जाओ। फिर जब आप वो सोर्सेज मेंशन कर दो
उसमें सोर्सेज में सिर्फ आपका स्पेसिफिक जो चीज़, जो पोल्यूटेंट, जो डाई, जो मेटल आपने रिमूव करवानी है, डायरेक्ट वो मेंशन नहीं कर देनी। उससे पहले आपने सारे सोर्सेज जो पानी को पोल्यूट करते हैं, मिसाल के तौर पर पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, डाइज हैं, हैवी मेटल्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जो पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, आपने उनको मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने स्पेसिफिक पोल्यूटेंट की तरफ आना है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मीन्स उसे एक आपने फ्लो बनाना है, एक स्टोरी की शक्ल में इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस की बात करोगे, उसके बाद फिर आप सोर्सेज की तरफ आ गए, पोल्यूटेंट्स की तरफ भी कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, फिर आप अपने स्पेसिफिक पोल्यूटेंट की तरफ आ गए। एक तो ये स्टाइल है, ठीक है। दूसरा ये स्टाइल है कि कुछ पेपर्स में आपको ऐसे मिलेगा कि उन्होंने वाटर को इंपॉर्टेंस से स्टार्ट नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट डाइज से स्टार्ट लिया, या जो भी चीज़ को वो रिमूव करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेपर में डाइज रिमूवल करवाई गई है तो वो डाइज से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन के डाइज की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आगे चलते जाएंगे। कुछ पेपर्स में अगर हैवी मेटल्स को रिमूव करवाया गया है तो वो हैवी मेटल से ही स्टार्ट ले लेते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि उन्होंने वो इम्पोर्टेंस नहीं बताई, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डाइज की नहीं बताई, या इंडस्ट्रीज किस तरह डाइज रिलीज़ कर रही हैं, या हैवी मेटल्स किस तरह पानी को पोल्यूट कर रही हैं, वो पूरा मैकेनिज्म नहीं बताया। तो इट्स ओके, आप हर तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दो वेज़ हैं मैंने आपको बता दिए, एक आप वाटर की इंपॉर्टेंस से इस तरह स्टार्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद डाइज की तरफ चले जाएँ, या कोई भी आपका सिलेक्टेड पोल्यूटेंट है उसकी तरफ। या दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट पोल्यूटेंट से ही बात स्टार्ट कर लें, या वाटर पोल्यूशन से ही बात स्टार्ट करके फिर आगे आगे नेक्स्ट उनकी डिटेल ऐड करते जाएं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की कैसे करनी है वो चीज़ डिस्कस कर ली। उसके बाद अब यहाँ पे जब आप डिस्कस कर लो वो चीज़, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बताती हूँ, फिर हम इस पेपर का इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे प्रॉपर कि इस पेपर में क्या चीज़ें मेंशन है। अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। वीडियो को एंड तक लाजमी पूरा देखिएगा, अदरवाइज़ कहीं भी आपकी पॉइंट स्किप हो गया तो आपको एंड तक समझ नहीं आनी कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, पोल्यूटेंट से या वाटर की इंपॉर्टेंस से स्टार्ट ले लिया। उसके बाद अब देखें, आप डाइस रिमूव करवा रहे हो, हम एक स्पेसिफिक टॉपिक कर लेते हैं सिलेक्ट, उसके बारे में आपको मैं डिटेल बताती हूँ। मिसाल के तौर पे आपने क्रिस्टल वायलेट डाई है वो रिमूव करवाना है, और कोई एड्जॉर्प्शन टेक्निक है, और कोई भी आपका बायोजॉर्बेंट है, आप उसकी मदद से, या कोई हाइड्रोजेल है उसकी मदद से आप उसको रिमूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट ले लिया वाटर की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फिर आप चले गए कि वाटर पोल्यूट हो रहा है डे बाय डे, उसमें डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूटेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जो कि वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। और जब वाटर पोल्यूट होगा तो उसके रिज़ल्ट में सॉइल और इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि लैंड और इकोसिस्टम सारा डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे आप ये बात करोगे कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूशन हो रही है, और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ और लैंड की जो लाइफ है दोनों डिस्टर्ब हो रही हैं। इस वजह से इन चीज़ों को, इन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस तरह की बातें आपने लाजमी मेंशन करनी है कि उसको रिमूव क्यों करना है, या वो डे बाय डे पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, ये सीरियस थ्रेट है, हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो लाइफ है, हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो फ्रेश हो जाएं, या वो सारे के सारे पोल्यूट ना हो। तो इस तरह की रिमूवल, पोल्यूटेंट की रिमूवल को इम्पोर्टेंस देने की, या उसकी एक सेंटेंस फॉर्म में इसको राइट अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमने ये रिमूव क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जो भी एड्जॉर्प्शन है, ये जिसके मुतालिक भी फिर आप इस पर लिखोगे कि इस पर पहले भी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं इसको रिमूव करने के। फॉर एग्जांपल आप अगर डाई को रिमूव कर रहे हो तो आप कहेंगे कि इस पर ऑलरेडी भी डिफरेंट मेथड से डाइज को रिमूव करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन थी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, इसके अलावा कोएगुलेशन है, फ्लोकुलेशन है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं डाइज को रिमूव करने के लिए, या वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी टेक्निक्स, अब आपकी जो स्पेसिफिक टेक्निक है, अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो तो फिर आप उसकी प्लस पॉइंट्स ज़्यादा बताओगे एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स, ठीक है।
तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने प्लस पॉइंट बताने हैं अपनी टेक्निक के, ठीक हो गया। अपनी टेक्निक के आप ये कहोगे कि ये सारी टेक्निक यूज़ होती हैं, लेकिन जो एड्जॉर्प्शन है यही सबसे बेस्ट है, ये इकोनॉमिक है, ये फिजिबल है, ये इजी है, इजी टू यूज़ है। इसको यूज़ करने के लिए हाई लेवल की ट्रेनिंग या प्रोफिशेंसी रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसको विदाउट एनी मच कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई लार्ज अपरेटस या मशीनरी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आपने उसकी सारी प्लस पॉइंट्स, सारी उसके एडवांटेजेस एड्जॉर्प्शन के ना मेंशन करने हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। यानी कि एड्जॉर्प्शन का जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, जो स्पेसिफिक टेक्निक है, उसको कंपेयर करना है विद अदर कन्वेंशनल टेक्निक्स। कन्वेंशनल टेक्निक्स इनको इसलिए कहा जाता है कि ये पहले ये सारी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। आपने उसके साथ उसका कंपैरिजन करके अपनी जो सिलेक्टेड आपकी टेक्निक है, सिलेक्टेड प्रोसीजर है, उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके बाद आपने डाइस में आ जाना है कि डाइस डिफरेंट हैं। डाइस की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, या हैवी मेटल्स पे काम कर रहे हो तो आप हैवी मेटल्स की उनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि हैवी मेटल क्या होती हैं। फिर उसके बाद आप उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह को भी डिस्कस कर सकते हो कि लेकिन एक बात माइंड में रखनी है कि जो रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन है ये और थीसिस का इंट्रोडक्शन, ये बहुत डिफरेंट इस लिहाज से होते हैं कि रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन बहुत समराइज्ड होता है, जबकि थीसिस का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि आप जो भी चीज़ें मेंशन करो, जो रिसर्च पेपर में जो चीज़ें मेंशन करो, उसको समराइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ें हैं, जो क्लासिफिकेशन है, डाइस के यूजेस हैं, डाइस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या इसके अलावा डाइस की सोर्सेज हैं कि डाइस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कहाँ किन इंडस्ट्री से डाइस आ रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन करनी है। इन सब चीज़ों को मेंशन करने के बाद आप अपने सिलेक्टेड डाई की तरफ आ जाएंगे। मीन्स टू से आपने ये सारी चीज़ें जब समराइज करती हैं उसके बाद आपने अपना स्पेसिफिक डाई लिखना है। स्पेसिफिक डाइज को, जो आपका स्पेसिफिक डाई जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं या कोई हैवी मेटल, आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका अगर कोई डेफिनेशन है आप उसको डेफिनेशन को लिखें, उसका मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर वेट या सिंबल है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके कोई यूजेस, कोई सोर्सेज हैं, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसकी अगर स्पेसिफिक डाई की कोई स्ट्रक्चर फार्मूला है या उसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म है, मीन्स टू से कि उसको सॉल्यूशन फॉर्म में ऐड करें तो उसका क्या कलर होगा, उसकी लैम्डा मैक्स कितनी है, या उसकी पीएच कितनी है, किस पीएच पे उसका क्या कलर आता है डाई का, किस पीएच पे हैवी मेटल्स की डिग्रेडेशन हो जाती है। इस तरह की डिटेल, प्रॉपर डिटेल, जिससे आपके स्पेसिफिक डाई की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपने उसको एक पैराग्राफ में समराइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने यूजेस भी बताने हैं, लेकिन यूजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेज ज़्यादा लिखने हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप यूजेस ज़्यादा मेंशन करते हो कि डिसएडवांटेजेस या उसके साइड इफ़ेक्ट्स एक दो बताओगे कि इससे बस किडनी फेलियर हो जाता है या अस्थमा है, बस ये तो एक दो बातें बता दोगे एक ही लाइन में, और यूजेस को आपने 3-4 लाइनों में बता दिए, तो ये एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि आप जिस चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हो उसके तो पहले ही इतने यूजेस हैं, और साइड इफ़ेक्ट जो आपने मैंशन किए हैं वो बहुत कम मैंशन किए हैं और बहुत कम हैं, ठीक है। तो फिर आप इसको क्यों रिमूव कर रहे हो? फिर तो इसका मतलब तो ये है कि इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ये बेनिफिशियल है, तो इसको तो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि उसके यूजेस के कंपैरिजन में साइड इफ़ेक्ट्स या उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि इस पे पहले भी बहुत काम हो चुका है, इनको रिमूव करने के लिए जो आपका स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट है आपने उसका बताना है कि हमने ये एड्जॉर्बेंट यूज़ किया है या करना है, लेकिन इससे पहले भी डिफरेंट बायोजॉर्बेंट, डिफरेंट कंपोजिट्स, डिफरेंट हाइड्रोजेल्स यूज़ हो चुकी हैं इन डाइज को, हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। आपने उनको मेंशन करना है, उनके नेम्स लाजमी मेंशन करने हैं कि कौन कौन से बायोजॉर्बेंट हैं जो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल पीनट हस्क है, पोटैटो पील्स हैं,
इसके अलावा ये जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये देखें वालनट वुड है, शुगर कैन बगास है, ऑरेंज पील्स है, राइस हस्क है, पीनट हल है, मैंगो स्टोन है, पोटैटो पील्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे बायोअब्जॉर्बेंट्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं डाइस को या हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की आपने डिटेल लाजमी ऐड करनी है, ये नेम्स आपने स्पेसिफिक लिखने हैं ताकि ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिटरेचर का पार्ट भी ऐड हो जाए। अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखते, कन्वेंशनल टेक्निक्स के नेम मेंशन नहीं करते या बायोअब्जॉर्बेंट्स के नेम मेंशन नहीं करते, तो ड्यूरिंग रिवीजन आपसे रिव्यूअर कहता भी है कि आप थोड़ा सा लिटरेचर ऐड करें अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो बेहतर यही होता है। इसकी मैं अलग से चेकलिस्ट वाली वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर में लाजमी ऐड करनी है और ड्यूरिंग रिवीजन वो अक्सर पूछी जाती हैं और आपने वो पहले ही ऐड कर देनी है ताकि आपकी रिवीजन कम से कम आए और पब्लिश इजीली या आसानी से जल्द हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, आपने वो उनको एक जगह नोट डाउन करते जाना है और वो चीज़ें लाजमी ऐड करनी है अपने पेपर में। अदरवाइज़ आपका जब तक इंट्रोडक्शन पार्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा, रिव्यूअर्स आपके पेपर को रिजेक्ट कर देगा। इंट्रोडक्शन पार्ट और रिजल्ट्स और डिस्कशन वाला पार्ट ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इससे अगर ये इफ़ेक्टिव है, अच्छा लिखा है और इसमें सारी चीज़ें समराइज्ड हैं, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाए और पब्लिश्ड हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप अपना जो स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाना पील यूज़ किया गया है एज एन एड्जॉर्बेंट, तो आपने अपने स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट की डिटेल ऐड करनी है कि वो क्या है, एक बायोअब्जॉर्बेंट है, कितना वो यूज़ होता है, वो वेस्ट है या नहीं है, या उसके कितने उसकी कंपोजिशन अगर आपको पता है, लिटरेचर से मिल जाती है कि इतने परसेंट उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इतने परसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या उसमें ये फंक्शनल ग्रुप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, या उसकी इसके बारे में कंपोजिशन के बारे में मज़ीद कोई डिटेल आपको मिलती है गूगल से, लिटरेचर से, तो आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनका डिटेल बताएं कि ये आप किस अब सारी चीज़ें जब आपने समराइज कर दी, कन्वेंशनल टेक्निक्स का, स्पेसिफिक टेक्निक का, डाई का बता दिया, फिर आपने इस तरह की एक लाइन लिखनी है कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पेपर के। ठीक है, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम इस स्पेसिफिक डाई को, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट डाई को, वाटर में से एड्जॉर्ब करवा लें, रिमूव करवा दें विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक बायोअब्जॉर्बेंट। और इसके दौरान हमने डिफरेंट आइसोथर्म मॉडल्स, डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स, थर्मोडायनामिक स्टडी भी हमने करनी है। और ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपकी मैकेनिज़्म अगर आपने पेपर में स्टडी किया है तो आप उसको भी मेंशन करेंगे कि हमारा ये भी एम है कि हम इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज़्म एक्सप्लोर करें। ठीक है, उसके बाद आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये भी लिख सकते हो कि एरर एनालिसिस मॉडल हमने डिस्कस किए हैं पेपर में, हम उनको भी मेंशन करेंगे, उनको भी स्टडी करेंगे। अगर आपने कोई टैब वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, कोई इफेक्ट ऑफ एनाइंस केटाइंस ये चेक किया है, आप उसको भी मेंशन करें। इसके अलावा अगर आपने पैरामीटर कोई स्टडी किए हैं, ऑपरेशनल पैरामीटर का इफेक्ट देखा है, आप उसको मेंशन करें। इसके अलावा अगर आपने कोई रिकमेंडेशन बतानी है या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, या आप किसी चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो, या आपके अपने जो रिज़ल्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 90% रिमूवल आई है, 98% आई है, आप उस परसेंटेज को जो लिटरेचर में ऑलरेडी पेपर पब्लिश्ड हैं उनके साथ अगर आप एक टेबल बना के कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल आपकी 90% रिमूवल आई है, एक पेपर उसी टॉपिक पे है जो आपका टॉपिक है, लेकिन उनकी 88% आई है, एक और पेपर है इसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो आपका है, उसकी आई है 86% रिमूवल, तो आप उनको एक टेबल की शक्ल में उनकी कैपेसिटीज़, उनकी परसेंटेज को कंपेयर करें। ये भी आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करें कि हमने अपने रिजल्ट्स को, हमारा जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है, हमने इसको ऑलरेडी जो पेपर पब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी जो डाटा रिपोर्टेड है, ठीक है, अब ऑनलाइन, हम उनके साथ कंपेयर करेंगे कि उनकी और हमारे पेपर में क्या डिफरेंस है, क्या परसेंटेज आई है, उनकी कंडीशंस क्या थी और हमारी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, इसके बाद आपने उनका जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का एक पूरा पैराग्राफ बनेगा, उसके बाद आपने उस पेपर की नोवेल्टी लिखनी है एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स टू से ये अगला जो हेडिंग है वो मटेरियल्स एंड मेथड्स की स्टार्ट हो रही है, यानी कि इंट्रोडक्शन के एंड पे, या मटेरियल्स जो मेथडोलॉजी के
ऊपर आपने नोवेल्टी ऐड करनी होती है, ठीक है। नोवेल्टी बेसिकली क्या है कि आपने अपने पेपर की जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है उसकी ख़ास बात बतानी है कि आपका पेपर इस टॉपिक से मुतल्लिक है और इस टॉपिक को आपने क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पेसिफिक टॉपिक क्या, इस पे पहले कोई काम हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर तो हो चुका है तो फिर आप इस पे दोबारा काम क्यों कर रहे हो। आपके पेपर में कोई ख़ास बात है, कोई ख़ास रिज़ल्ट आए हैं आपके, या आपने कोई न्यू चीज़, कोई न्यू मेथड, कोई न्यू मेथडोलॉजी या कोई न्यू प्रोसीजर स्टडी किया है जो पहले पेपर्स में स्टडी नहीं किया गया। तो आपको डिफरेंट पेपर्स मिलेंगे जिसमें एरर एनालिसिस का मेथड अप्लाई नहीं किया, या उन्होंने कुछ पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें मैकेनिज़्म नहीं डिस्कस किया हुआ, या कुछ पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें टैवाटा के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें डिसऑप्शन स्टडी नहीं की, कुछ पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें उन्होंने उसकी कंपैरिजन नहीं किया होगा एड्जॉर्प्शन का, परसेंटेज रिमूवल का विद अदर पेपर्स। तो इस तरह की चीज़ें आपने हर पेपर में नोट डाउन करते जाना है कि इनके काम में ये बात थी, हमारे काम में ये बात है या नहीं है। तो आपने वो सारी चीज़ें नोवेल्टी में लिखनी है। अगर तो आपका स्पेसिफिक टॉपिक जो है उस पे पहले काम पेपर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ तो आपकी पेपर की ये नोवेल्टी होगी कि टिल येट नो पेपर हैज़ बीन रिपोर्टेड ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। आल्दो एड्जॉर्प्शन पे बहुत ज़्यादा पेपर रिपोर्ट हो चुके हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेके बहुत काम हो चुका है, लेकिन आपका स्पेसिफिक डाई फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट है और यहाँ पे बनाना पील है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बनाना पील को यूज़ करके क्रिस्टल वायलेट डाई रिमूव नहीं किया गया। इट मीन्स कि आपका ये पहला पेपर है जो बनाना पील को यूज़ करके क्रिस्टल वायलेट डाई को रिमूव कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा पेपर मिलता है जिसमें बनाना पील यूज़ किया गया है लेकिन डाई कोंगो रेड था, क्रिस्टल वायलेट नहीं था, तो ये सेम टॉपिक तो ना हुआ ना भी। आपका तो क्रिस्टल वायलेट डाई है और एड्जॉर्बेंट है बनाना पील, उनका डाई कोंगो रेड है, यहाँ पे डाई का डिफरेंस आ गया। तो ये आपके पेपर की नोवेल्टी है कि मुख्तलिफ अदर डाई आपके यूज़ हो चुके हैं, एड्जॉर्ब हो चुके हैं बनाना पील के साथ, लेकिन जो आप स्पेसिफिक डाई जिस पे आप काम कर रहे हो उस पे पहले पेपर रिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके पेपर की नोवेल्टी होगी। अगर कोई ऐसा पेपर होता है कि ऐसा टॉपिक है कि उस पर पहले बहुत सा काम हो चुका है, मिसाल के तौर पे कोंगो रेड आपने डाई रिमूव करना है या मिथाइलिन ब्लू डाई है और जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट के साथ यूज़ कर रहे हो, उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो आप इस पे पहले बहुत से पेपर रिपोर्ट फर्ज कर लोगे हो चुके हैं, लेकिन आप फिर भी उस पर काम कर रहे हो, तो फिर इसकी नोवेल्टी क्या होगी। फिर इसकी नोवेल्टी आप इस तरह मेंशन करेंगे कि पहले बहुत से पेपर रिपोर्ट हो चुके हैं, बहुत सा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ उनमें उनकी परसेंटेज कम थी, उनकी डाई रिमूवल परसेंटेज कम थी, या उन्होंने जो काम किया उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। तो आपने वो सारी चीज़ें जो उस पेपर में रिपोर्टेड नहीं थी, मिसाल के तौर पर उन्होंने आइसोथर्म्स डिस्कस नहीं की, उन्होंने काइनेटिक डिस्कस नहीं की, उन्होंने मैकेनिज़्म डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप अपने पेपर में वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, तो आप उनके साथ कंपेयर करके अपनी नोवेल्टी में ये चीज़ें लिखोगे, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की हुई हैं, टॉपिक भी सेम है जो आपका है, तो फिर आप परसेंटेज को कंपेयर करोगे कि उनकी परसेंटेज 90% आई थी, हमारी 98% आ रही है। कंडीशंस उनकी भी वही हैं, कंडीशंस हमारी भी वही हैं, लेकिन हमारा काम उनसे इस तरह मुख्तलिफ है कि हमारी परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये आपके काम की एफिशिएंसी को शो करेगा। अगर परसेंटेज का भी इतना मच डिफरेंस नहीं है, उनकी 90 है आपकी 91 है, तो फिर आप इस तरह से बात को कवर अप करने की कोशिश करोगे कि रिसर्च कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। इट कंटिन्यूस, आप रिसर्च को कभी रोक नहीं सकते। न्यू एंड रिवाइज्ड थिंग्स आर इंक्लूडेड इन रिसर्च, ठीक है। आपने हमेशा न्यू पहलू से, न्यू स्टाइल से रिसर्च को करना होता है ताकि उसमें कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट्स, कुछ न्यू एडिशंस की जाए। मीन्स टू से आपने नोवेल्टी लाजमी ऐड करनी है, यानी कि अगले बंदे को कायल करने की कोशिश करनी है कि भाई आपका पेपर ही सबसे अच्छा पेपर है, तो आप
इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे करते हो। अब मैंने आपके सामने 3-4 पॉइंट्स रखे हैं जो कि नोवेल्टी राइटअप करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए कहती हूँ वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें। अदरवाइज़ फिर आपके जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, फिर आपको होता है कि हमने ये बात तो मैम ने बताई नहीं थी। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट वीडियो को लाजमी देखा करें। और कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो उनके लिए मैं ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। अब इंट्रोडक्शन का टॉपिक पहले अभी मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि ये कैसे राइट अप करना है। अब मैं आपको इसको थोरोली रीड करके बताऊंगी। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लेंथी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस केस में फिर आप वीडियो को हाफ ऑफ करके देख लिया करो, अपने टाइम को खुद आप सेटअप किया करो। लेकिन जो छोटे टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियो छोटी ही बनती है, लेकिन जो टॉपिक इतना बड़ा है कि उसको समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो बनाने से गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए जो बात मैं बता रही हूँ, वो आपके माइंड में वो फौरी क्लिक हो जाए और आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फिर आप उस एंगल से राइट अप करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये आपकी बेनिफिट के लिए मैं इतना बोलती हूँ, वरना मुझे इतना शौक नहीं है कि मैं इतनी घंटों बोलती रहूँ और फिर आप भी बोर हो जाओ। तो अगर तो आप बोर होते हो या आपको दिल भर जाता है या आपको चाहते हो कि थोड़ी देर बाद सुनने, तो इट्स अप टू यू, आप उस अपने टाइम को अपनी वीडियो को खुद मैनेज कर लिया करें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी, यहाँ तक नोवेल्टी एंड हो गई। उसके बाद आई होप कि आपको काफ़ी हद तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती हैं और क्या किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। मेक श्योर कि इंट्रोडक्शन आपका कभी भी 1.5 पेज या 1 पेज से ज़्यादा ना हो। ये तो 2 कॉलम लिखा हुआ है ना, मीन्स टू से कि एक यहाँ इस साइड पे लिखा हुआ है चीज़ें और एक साइड पे ये है, तो इसलिए इनका मतलब कि तकरीबन 1 पेज ही बन गया है, 1 पेज तक इनका डाटा आ रहा है। लेकिन जब आप 1 कॉलम में लिखें तो ये राउंड अबाउट 1.5 पेज तक होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोगों को इशू होता है कि भाई इंट्रोडक्शन के कितने रेफरेंस हों, हमने पेपर में कितने रेफरेंस लिखने हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो थीसिस होता है ना, उसमें रेफरेंसेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती। रिसर्च पेपर में भी लिमिटेशन नहीं होती, जहाँ पे रेफरेंस ऐड करने की ज़रूरत है आप ऐड करें। लेकिन यूजुअली जो एक रिसर्च पेपर होता है उसमें नंबर ऑफ़ रेफरेंसेस होते हैं 40 to 45 या 35 to 40, डिपेंड्स अपॉन कि आपका इंट्रोडक्शन में कितने रेफरेंस आ रहे हैं। लेकिन अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन में 20 रेफरेंस ही ऐड करने हैं, 15 ही ऐड करने हैं। इट्स अप टू यू, जहाँ पे रेफरेंस देने की ज़रूरत है आप दें। 40 से ज़्यादा रेफरेंस भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। कुछ रिसर्च पेपर में आपको अप टू 80-100 रेफरेंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतने रेफरेंस ऐड ही नहीं करने, मीन्स टू से कि जहाँ पे ज़रूरत है आप उसको दें। अब ये भी इशू आता है कि लाइन के एंड पे रेफरेंस दिया जाएगा या लाइन के दरमियान में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पैराग्राफ जो लिखा है, इस लाइन के ये देखिए एंड पे रेफरेंस दिया हुआ है 8, 12, 13, ठीक है। यहाँ पे अब वो कुछ स्टूडेंट को ये होता है कि सिर्फ लाइन के एंड पे ही रेफरेंस देना है, तो लाइन के एंड पे भी रेफरेंस दिया जा सकता है और लाइन के अंदर भी। फॉर एग्जांपल ये लाइन है डिफरेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन है पूरी। अब देखिए इस लाइन के अंदर जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे वालनट वुड, ये एक एड्जॉर्बेंट है जो किसी और पेपर में यूज़ हुआ है, इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ऑरेंज पील की एक और पेपर में रिपोर्ट हुआ है, इसका रेफरेंस दिया। शुगर कैन बगास, इसका रेफरेंस। डाइस हस्क, इसका रेफरेंस। तो मीन्स टू से ये कोई लिमिटेशन या कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने इस जगह यही रेफरेंस देना है, ये लाइन के एंड पे देना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने एक लाइन के बाद एक रेफरेंस देना है। आप 2, 3, 4 जितने उसके रेफरेंसेस आपको लगता है कि यहाँ पे देने की ज़रूरत है, आप उसको आसानी से उस रेफरेंसेस को ऐड करें, ठीक है। अब रेफरेंस कैसे ऐड करने हैं, उसके 2 तरीके हैं। आप मैनुअली भी कर सकते हो और थ्रू सॉफ्टवेयर भी कर सकते हो। बेस्ट यही होता है कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसमें एंड नोट है। और एंड नोट कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप काइंडली उनको चेक कर लीजिएगा। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि रेफरेंसेस की बात क्लियर हो चुकी है और उसके बाद आपको ये पता चल गया कि इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होती है। मीन्स 1.5 पेज हो या 1 पेज हो, यानी कि अगर आप 1 कॉलम में लिख रहे हो, अगर 2 कॉलम में लिख रहे हो तो आपका इतना इंट्रोडक्शन भी अनफ होता है जितना इस पेपर में रिपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल वगैरह आ जाता है इंट्रोडक्शन का, कि इंट्रोडक्शन में फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। तो
इट्स डिपेंड कि आप किस जर्नल में पेपर पब्लिश करवाना चाह रहे हो, सबमिट करवाना चाह रहे हो। यूजुअली सारा पेपर 12 फ़ॉन्ट साइज़ में लिखा जाता है, ठीक है। और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को बोल्ड किया जाता है। कुछ जर्नल्स में ऐसे है कि हेडिंग्स बोल्ड हो जाती हैं, सब हेडिंग बोल्ड नहीं होती बल्कि वो इटैलिक्स में लिखी जाती हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें ये हेडिंग है मटेरियल्स एंड मेथड्स, और यहाँ पे इनकी सब हेडिंग है केमिकल्स एंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे ये सब हेडिंग बोल्ड भी है और साथ में इटैलिक्स भी है। लेकिन कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये बोल्ड नहीं होती, इटैलिक्स में होती है। वो डिपेंड करता है कि जर्नल की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने हेडिंग, सब हेडिंग और मेन टेक्स्ट सब चीज़ों का फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखना है, इवन के टाइटल पेज का भी। और टाइम्स न्यू रोमन में लिखें ट्राई करें, और 1.5 की स्पेसिंग दें। अगर जर्नल में स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग मेंशन है कि आपने 1 रखनी है, 2 रखनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट करें। अगर मेंशन नहीं है तो यूजुअली 1.5 की लाइन स्पेसिंग होती है, बोथ साइड से जस्टिफाइड होता है। कंट्रोल जे से पहले आप कंट्रोल ए से पूरे डाटा को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करें, पूरी वो लाइंस हैं वो दोनों साइड से यहाँ से, जैसे यहाँ पे जस्टिफाइड है, इक्वल हैं, वो इक्वल हो जाएंगी लाइनें, ठीक है। और 1.5 की लाइन स्पेसिंग है। इसके अलावा आपने कोई कलर इंट्रोडक्शन को, जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर में लिखा है, इस तरह कलर करने की ज़रूरत नहीं है, ये जर्नल खुद कर देते हैं जब वो आपका पेपर एक्सेप्ट होता है या पब्लिश होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम उनको डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। रही बात ये कि इंट्रोडक्शन में कितने रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं यूजुअली, तो आप इंट्रोडक्शन में अगर फॉर एग्जांपल 40 रेफरेंसेस पेपर में होते हैं, तो आप डिपेंड अपॉन कि आप इंट्रोडक्शन किस तरह का लिख रहे हो, उसमें ज़्यादा पेपर यूज़ कर रहे हो या नहीं। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपने ये नहीं परेशान होना कि इंट्रोडक्शन में 20 रेफरेंस ऐड करने हैं या 25 करने हैं, बाकी 10 जो है वो रिजल्ट में आ जाएंगे। जहाँ पे रेफरेंस ऐड करने की ज़रूरत है आप इजीली करें, टेंशन फ्री हो के। जर्नल की तरफ से कोई लिमिटेशन आपको नहीं है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन को पढ़ने की तरफ, कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं कि ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट लिया है वाटर की इंपॉर्टेंस से, कि वाटर बहुत ज़रूरी है। WHO की जो मतलब सर्वे है उसके अकॉर्डिंग 85% जो है पीपल, उनको क्लीन वाटर की डेफिशिएंसी है, उनको अवेलेबल नहीं है पानी। मीन्स टू से कि वाटर जो कंटेजियन है, यानी कि कंटेजियन ऑफ वाटर मीन वाटर पोल्यूशन में एक क्रूशियल या क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया है। यानी कि उन्होंने वाटर की पोल्यूशन से स्टार्ट लिया हुआ है, और एक सर्वे की रिपोर्ट बताई हुई है कि 85% लोगों को पानी ही नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की वो बता रहे हैं कि कंटेमिनेशन हो रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि ये वाटर पोल्यूट क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल गुड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यहाँ से डिफरेंट काइंड्स के जो है ना वो पोल्यूटेंट्स या डाइज रिमूव होते हैं। ये एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वाटर कंटेमिनेशन का, मींस वाटर पोल्यूशन काज करने का। कलरिंग एजेंट है, प्रिंटिंग एजेंट, जिसमें डाइज वगैरह यूज़ होते हैं, यानी कि डिफरेंट साइजिंग केमिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, डाइज हैं, केमिकल्स हैं, ये यूज़ होते हैं। और ये जब ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो ये वाटर पोल्यूशन का काज बनते हैं, ठीक है। यानी कि आपने इस तरह की डिटेल ऐड करनी है, इस तरह की आपने वर्डिंग चूज़ करनी है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेज, ठीक है। अब वो कहते हैं वेस्ट वाटर इमिशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनिक, क्योंकि डाइज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, ये सारी चीज़ें वाटर को पोल्यूट करती हैं, और ये वाटर में ज़्यादा देर तक रहती हैं, और इनको डिफ़िकल्ट होता है इनको रिमूव करना, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल वायलेट, वो स्पेसिफिक डाई की तरफ आ गए। पहले उन्होंने डाई को जनरल डिफाइन किया, अब वो डाई जो उनका सिलेक्टेड डाई है क्रिस्टल वायलेट, उसकी तरफ मूव कर चुके हैं। तो क्रिस्टल वायलेट की तरफ अब वो आ गए हैं। ये मैंने आपको मेन चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे देखिए उन्होंने उसकी क्लास लिखी है, ये बेसिक है, केटाइनिक है। इसका सिनोनिम अगर कोई है, जेंटियन वायलेट और मिथाइल वायलेट, आप इसको मेंशन करें। उसके बाद उसका केमिकल फार्मूला, उसका मोलिकुलर वेट, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर फार्मूला भी उन्होंने फिगर 1 में शो किया है, जो कि उनकी फिगर 1 में हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर 1 उनकी मीन्स टू से कि आपने उसकी जितनी डिटेल है, जितना मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर मास, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो ये फिगर 1 है जी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल वायलेट डाई, यहाँ पे ये उन्होंने दिखाई हुई है। और अगर आपकी कोई हैवी मेटल्स की है पे काम है, तो आप उसकी इमेज भी लगा सकते हैं।
उसका हैवी मेटल फॉर एग्जांपल सिल्वर है, अब आप सिल्वर का तो स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं ना होता, लेकिन आप उसकी वैसे फिगर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है तो ये सिल्वर इस तरह का होता है, आप यहाँ पे इस तरह की फिगर अपने पेपर में लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं जी क्रिस्टल वायलेट फार्मूला उन्होंने दिखा दिया। क्रिस्टल वायलेट का यानी कि अब उन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल में, बायोलॉजिकल स्टेन में, पेंट वगैरह बनाने में। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी है, एंटीसेप्टिक भी है। लेकिन अब यहाँ पे देखें उनके यूजेस बता रहे हैं, यूजेस बताते बताते वो कहाँ पे आ गए हैं। कंटिन्यूस कंटैक्ट टू क्रिस्टल वायलेट कैन लीड टू आई एंड स्किन इरिटेशन, मीन्स टू से वो कहता है कि यूजेस ठीक हैं, लेकिन जब इसके साथ लगातार बंदे का एक्सपोजर होता रहता है तो वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट काज करता है, ठीक है। अब यहाँ से उसके बात बदलने का या बात दूसरी तरफ ले जाने का स्टाइल है एक, ठीक है। आपने इस तरह के स्टाइल को, इस तरह के फ़्लो को अपने पेपर में मेंटेन रखना है, ठीक है। बस अगर ये फ़्लो मेंटेन हो गया तो रिसर्च पेपर लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यानी कि वो कहता है कि ये काज करता है, ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, डिजीनेस है, कफिंग है, स्किन इरिटेशन है। तो इसलिए हैंस रिमूवल ऑफ क्रिस्टल वायलेट फ्रॉम वेस्ट वाटर इज़ वेरी क्रूशियल, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपने फिर इस तरह की लाइन भी ऐड करनी है कि इन सब बातों की वजह से इसकी रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अब रिमूवल का बता दिया, डाइज का बता दिया, वाटर की इंपॉर्टेंस और पोल्यूशन का बता दिया। अब वो आ जाते हैं कि रिमूवल होना ज़रूरी है, लेकिन क्या इस पर पहले भी कोई काम हो चुका है कि नहीं हो चुका, ये फ़्लो के साथ साथ वो चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अप टिल नाउ सच ए सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स। अब वो रिमूवल की बात की थी तो अब रिमूवल को ही लेके चल रहे हैं कि टेक्निक्स बहुत सी डेवलप हो चुकी हैं टू रिमूव पोल्यूटेंट्स। उन टेक्निक्स में केमिकल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल हैं, फिजिकल हैं, ये सारी अब टेक्निक्स की बात स्टार्ट होगी, यानी कि कन्वेंशनल टेक्निक्स की। तो यहाँ पे वो कह रहा है ये सारे मेथड्स एफिशिएंटली यूज़ होते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस केमिकल मेथड्स जो हैं उनकी वजह से बहुत से केमिकल रीजेंट यूज़ होते हैं और वो कॉस्टली हैं। मतलब कि कॉस्टली इस तरह है कि उनको ऑपरेट करने के लिए, उनकी मशीनरी के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड्स भी अगर बात करें तो वो भी क्या है कि डोंट काज मच हार्म टू द इकोसिस्टम। लेकिन जब इनमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल मेथड्स में इनमें स्लज प्रोडक्शन होती है, मीन्स टू से जब ये मेथड यूज़ किए जाते हैं, बायोलॉजिकल मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से डाइज को रिमूव किया जाता है, तो इसमें वेस्ट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट में आ जाती है टेक्निक्स की। अब जैसे एड्जॉर्प्शन, अब सारी चीज़ों के केमिकल के और बायोलॉजिकल टेक्निक्स के उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए। अब वो आते हैं एड्जॉर्प्शन की तरफ भी। उनके साइड इफ़ेक्ट तो अलग रहे, लेकिन एड्जॉर्प्शन जो है वो इट हैज़ अटेंड सिग्निफिकेंट अटेंशन, ठीक है। मीन्स टू से इसने बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है हासिल की है। क्यों हासिल की है? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर कन्वेंशनल टेक्निक्स, ठीक है। यानी कि ये इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इजी है, इसको बहुत ज़्यादा आसान है इसको यूज़ करना, इसकी ये इकोनॉमिक है, फिजिबल है। तो इस तरह के आपने भी बेनिफिट्स, एडवांटेजेस अपनी टेक्निक के मेंशन करने हैं। उसके बाद आपने बताना है कि एड्जॉर्प्शन के अंदर, फिर आप एड्जॉर्प्शन की बात करते करते एड्जॉर्बेंट की तरफ आ जाएं कि एड्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि एड्जॉर्बेंट की सिलेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपने सही एड्जॉर्बेंट डाई रिमूवल के लिए सिलेक्ट नहीं किया तो फिर क्या होता है कि आपके परसेंटेज रिमूवल अच्छी नहीं आती। तो एड्जॉर्बेंट की सिलेक्शन एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि जिसको आपने लाजमी कंसिडर करना होता है कि कौन सा एड्जॉर्बेंट है जो ज़्यादा एफिशिएंसी शो करेगा टुवर्ड्स डाइज या मेटल रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने जब एड्जॉर्बेंट की बात होगी तो फिर आपने यहाँ से लिटरेचर में एड्जॉर्बेंट्स के नेम मेंशन करने हैं कि ये सारे एड्जॉर्बेंट पहले यूज़ हो चुके हैं डाइज रिमूव करने के लिए, जो आपका स्पेसिफिक डाई है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब यहाँ पे एड्जॉर्बेंट की बात कर रहे हो, फिर एड्जॉर्बेंट की बात से ही आपने अपने स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट की तरफ आ जाना है जो कि आपका जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप कंपोजिट बना रहे हो तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पे एड्जॉर्बेंट के नेम्स मेंशन हैं, फिर यहाँ पे आप एड्जॉर्बेंट के नेम नहीं लिखोगे बल्कि डिफरेंट अदर कंपोजिट, नैनो कंपोजिट, हाइड्रोजेल जो आपने ऑलरेडी पेपर में स्टडी किए होंगे, लिटरेचर से मिले होंगे आपको उनके नेम्स, आपने वो मेंशन करने हैं। इनको भी मेंशन करने के बाद आपने अपने स्पेसिफिक कंपोजिट या नैनो कंपोजिट पे आ जाना है कि हमारा इस नैनो कंपोजिट पे काम है और ये नैनो कंपोजिट हमने कैसे बनाना है या ये क्यों बनाना है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी आपने सारी डिटेल ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाना पील की बताई गई है
कि बनाना पील क्या है, इट इज़ अ कार्डिनल वेस्ट है, ठीक है। बनाना फूड से ये यानी कि जब हम बनाना ईट कर लेते हैं तो उसका जो बनाना पील, उसका जो वेस्ट है हम वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें 60% पल्प होता है, इतने परसेंट उसमें पील है। तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरह की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि ये अबंडेंस होता है, इसको ज़्यादा, अब देखिए बनाना पील एक वेस्ट है, आप उसको परचेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसको मज़ीद उसको कॉस्ट लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है। ये इजीली एक तो अवेलेबल है और एक दूसरी बात ये कि ये इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आपने इस तरह की डिटेल बतानी है। उसके बाद फिर आपने अपनी रिसर्च के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाना है। वो मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि किस तरह आपने उनको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने नोवेल्टी बता देनी है, ये भी हम वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नोवेल्टी जब आप बताओगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके स्पेसिफिक टॉपिक पे काम नहीं हुआ लेकिन आप का काम पहला काम है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नोवेल्टी में ये लाइन लिखने के बाद उन पेपर्स के रेफरेंस भी देने हैं। फॉर एग्जांपल बनाना पील को यूज़ करके नो रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड फॉर एक्सक्लूजन यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिस्टल वायलेट यूजिंग बनाना पील पाउडर टिल नाउ या टिल येट, ठीक है। ये नोवेल्टी है कि क्रिस्टल वायलेट को रिमूव नहीं किया गया बनाना पील को यूज़ करके। इसको जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ पेपर के रेफरेंस दोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे लवनिया ने जो एक रिसर्चर है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मरकरी आयन रिमूव करवाए हैं। बनाना पील यूज़ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्रिस्टल वायलेट रिमूव नहीं करवाया, उन्होंने मरकरी के आयंस रिमूव करवाए हैं, ठीक है। ये एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी बनाना पील यूज़ किया है, एड्जॉर्बेंट इनका भी वही है जो हमारा बनाना पील है, लेकिन इन्होंने रिमूव क्या किया है, इन्होंने मिथाइलिन ब्लू पे काम किया है। मिथाइलिन ब्लू पे तो हम नहीं काम कर रहे, हम तो क्रिस्टल वायलेट पे काम कर रहे हैं। डाई डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे। तो कपूर एटाल है, उन्होंने भी बनाना पील यूज़ किया, लेकिन उन्होंने रिएक्टिव डाइज रिमूव करवाए हैं, क्रिस्टल वायलेट रिमूव नहीं करवाया है। तो इस तरह की आपने कुछ रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं कि पहले काम हो चुका है, ये देख लें आप, पहले उन्होंने काम लिखा है, लेकिन जो इनका स्पेसिफिक डाई है वो हमारा वो डाई नहीं है, हमारा क्रिस्टल वायलेट है और किसी ने क्रिस्टल वायलेट को रिमूव नहीं करवाया। आप इस तरह के 5, 6 या 8 रेफरेंस ऐड लाजमी करें अपनी नोवेल्टी के अंदर, ठीक है। इससे आपके पेपर का एक गुड इम्पैक्ट जाता है। और ये आपने यहाँ पे तो 1, 2, 3 पेपर्स मेंशन है, लेकिन आप कोशिश करें कि 4 to 6 पेपर्स लाजमी ऐड करें अपने नोवेल्टी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बता देना है कि जी अभी इस पे काम कोई नहीं हुआ। होप्स हो कि आपको इस पेपर के इंट्रोडक्शन की काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी और आपके लिए अब इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहा होगा। ये एक पेपर था जी। दूसरा पेपर मैं आपके सामने ये रखती हूँ। इस पेपर का अगर हम चेक करें इंट्रोडक्शन कितनी लेंथ है, कैसे लिखा है, तो ये भी आप देखें कि 1.5 पेजेस, राउंड अबाउट 1 पेज ही है, लेकिन वो टेबल की वजह से थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होगी इस वजह से। और दूसरा ये कि इसमें इन्होंने नंबरिंग नहीं की बल्कि आथर के नेम लिखे हैं, आथर और ईयर लिखा है। यहाँ पे इनका क्या था, यहाँ पे इनकी नंबरिंग थी, नंबरिंग की वजह से वो जगह या स्पेस कम ऑक्यूपाई की उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे उनके आथर और उनका ईयर है और एक लाइन के देखें आगे कितने ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, तो इस वजह से 1.5 पेज हो गया। वैसे अगर इन रेफरेंसेस को भी नंबरिंग में करते हैं और टेबल यहाँ से समराइज करके लिख दें तो ये राउंड अबाउट 1 पेज ही बनेगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ें डिस्कस की हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने जैसे सिल्वर से स्टार्ट ले लिया, वाटर की इंपॉर्टेंस से स्टार्ट नहीं लिया, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। सिल्वर, इसकी इंपॉर्टेंस, फिर आप उसके यूजेस, फिर साइड इफ़ेक्ट, जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये चीज़ भी ऐड की है। इन करंट रिसर्च लो रैंक पाकिस्तानी कोल वाज यूटिलाइज्ड, इन्होंने कोल पे काम किया है और कोल की अब वो इम्पोर्टेंस और उसकी डिटेल बता रहे हैं कि कोल किस तरह के होते हैं, लिग्नाइटिक, सब बिटुमिनस। फिर आगे देखें उनकी डिटेल भी ऐड कर रहे हैं उनका। अगर इस तरह का टेबल आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक के मुतालिक है तो वो भी आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी भी नोवेल्टी अगर चेक करें तो उन्होंने भी कहा है कि टिल येट नो वर्क हैज़ बीन रिपोर्टेड फॉर रिमूवल ऑफ सिल्वर यूजिंग कोल, यानी कि कोल को यूज़ करके सिल्वर को रिमूव नहीं किया गया। इनके पेपर की भी नोवेल्टी यही है। वो कहते हैं बहुत सी अदर स्टडीज़ की गई हैं, मिसाल के तौर पर इन्होंने भी देखिए रेफरेंसेस आगे ऐड किए हैं। इस ऑथर ने
जिंक और कॉपर मेटल को रिमूव करवाया है कोल के ऊपर, लेकिन जिंक और कॉपर को करवाया, सिल्वर को नहीं करवाया। ठीक है, उनकी जो रिमूवल परसेंटेजेस हैं या इतने परसेंट उनके रिजल्ट आए, उन्होंने रिजल्ट भी मेंशन किए हैं कि इतनी उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस थी। आप अगर इनको मेंशन करना चाहें तो आप भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं, मीन्स टू से एक दो लाइनों में कि उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस क्या थी, उनके कितने परसेंट रिजल्ट आए। फिर उसके बाद एक और पेपर रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ब्राउन कोल यूज़ किया है, 17 डिफरेंट मेटल को रिमूव करवाया है, सिल्वर भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन ये ब्राउन कोल है, ये सिंपल कोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। ये एक और पेपर है, इन्होंने भी क्रोमियम की रिमूवल करवाई है ब्राउन कोल का यूज़ करके, सिंपल कोल भी नहीं है, और वैसे भी ये कॉपर क्रोमियम की करवा रहे हैं, सिल्वर की नहीं करवाई। तो इस तरह की आपने चीज़ें, इस तरह की डिटेल आपने लाजमी ऐड करनी है नोवेल्टी के अंदर। और फिर आगे ये देखें, इन्होंने 4-5 पेपर्स को ब्रीफली डिस्कस किया है, मीन्स टू से क्रोमियम की करवाई है एड्जॉर्प्शन, और रिज़ल्ट क्या आए हैं, 90% रिमूवल आई है, और कॉन्टैक्ट टाइम 60 मिनट है, और इस तरह की, यानी कि उन्होंने ऑप्टिमम कंडीशन और रिजल्ट मेंशन किए 4-5 पेपर्स के। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, सम अदर स्टडीज़ ऑन मेटल एड्जॉर्प्शन इंक्लूड, यानी कि कुछ और पेपर्स भी उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। ये सारे रेफरेंसेस उनके हैं कि और भी बहुत से पेपर्स सिल्वर मेटल रिमूवल पे हैं, लेकिन बट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज नो वर्क हैज़ बीन रिपोर्टेड ऑन सिल्वर एड्जॉर्प्शन यूजिंग कोल स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आपने इस तरह की चीज़ें लाजमी ऐड करनी है नोवेल्टी के अंदर, कि आपने पेपर के रेफरेंसेस देने हैं, 4-5 पेपर्स को वैसे आप डिस्कस कर लें, और बाकी सबके रेफरेंसेस एक ही लाइन के आगे दे दें। ठीक है, तो ये आई होप सो कि इस वीडियो को, और वो इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, उस वीडियो का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इन दोनों वीडियोस को सुनने और देखने के बाद आपके लिए इंट्रोडक्शन लिखना बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई एम 110% श्योर कि आप एक दिन में, अगर आप इफ़ेक्टिव वे में अगर अपना माइंड बना लो कि हमने इंट्रोडक्शन आज लिखना है, तो आप एक दिन में उसको राइट अप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो, या फिर भी हमने कोई इस बात आपको लगे कि हमने ये स्किप कर दी, हमने नहीं बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हमें थोड़ी बहुत मोरल सपोर्ट भी मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, क्योंकि आगे पूरे रिसर्च पेपर का अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट तक स्टडी किया है, मटेरियल्स, मेथडोलॉजी, रिजल्ट डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ी हैं। ये हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह ताला पार्ट की शक्ल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सबमिशन और पब्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे न्यू है, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रहा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, जो पेपर लिखना चाह रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मटेरियल्स और मेथडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।